तो भाऊ पिछले 10 साल में आपको क्या लगता है कि भारत में नैरेटिव कैसे बदला है और सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो इसके माध्यम से कैसे एक बदलाव आ रहा है भारत में? सबसे बड़ा बदलाव अगर हम समझना चाहेंगे तो एक बात है कि हम ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया बन गए, क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़पेपर देखे, चैनल्स देखे या डिजिटल पोर्टल्स देखे तो सोशल मीडिया में क्या आया वो ब्रेकिंग न्यूज बनती है। हमने वो दौर भी देखा है जब सिंगल कॉलम कोई खबर छपती थी किसी डिपार्टमेंट की, तो उसकी उस डिपार्टमेंट में फाइल बन जाती थी, जवाब तलबी होनी शुरू हो जाती थी, उस पर एक्शन होना शुरू हो जाता था। 2014 के बाद में आप देख लीजिए, मोदी जी को, बीजेपी को गालियां दे दे करके बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी के फील्ड में हो या यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह सामने आ गए हैं जो बस गालियां दे देकर ही बड़े हुए हैं। पेड न्यूज छाप के जीता जा सकता है चुनाव। छोटे छोटे जो कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा था, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा मेरी 4 कॉलम की छाप दो, मेरे 5 कॉलम की छाप दो, जिसे कहते हैं ना कि वो एडवर्टोरियल, उस फॉर्मेट में फिर खबरें छपनी शुरू हुई। यानी मैं हमेशा मानता हूँ कि 70-60 दशकों से हम सुन रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें आविष्कार स्वातंत्र दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो किताब में था, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल हमको आज मिले। प्रिंट मीडिया का ये पतन क्यों हुआ? प्रिंट मीडिया की जो विश्वसनीयता थी वो कम क्यों हुई? मेरा ख्याल है 15 साल पहले टाइम्स ग्रुप के मैनेजमेंट ने ये तय किया, उनकी मैनेजमेंट टीम ने, कि फ्रंट पेज पर अगर किसका इंटरव्यू आएगा तो वो 1.5 गुना एड रेट से छपाया जाए। विपक्षी दलों की पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की जो सभाएं होती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस स्पेस को खरीदा जाता है। और अब तो सबसे बड़ा मीडिया मैनेजमेंट करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम केजरीवाल है। विकल्पहीनता है अभी भी। हम जो खुश हो रहे हैं ना कि हमने यूट्यूब पे इतने बड़े तीर मार दिए और इतना कर, जब तक कर रहे हैं जब हम यूट्यूब के रेनो क्रम पे हैं। आप बिना मोनेटाइजेशन के कीजिए ना ध्यान, कितने कब तक कर पाओगे बताओ। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि 2014 के बाद एक भारत में राजनीतिक बदलाव आया है, पर उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बदलाव भारत में आया है और वो है सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो रिवॉल्यूशन आया है और जो इंडिक विचारधारा, भारतीय विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा के लोग जो आजकल जो नैरेटिव को बनाने का भी और जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने का भी जो काम कर रहे हैं, तो उस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सीनियर हमारे भाऊ से। तो भाऊ पिछले 10 साल में आपको क्या लगता है कि भारत में नैरेटिव कैसे बदला है और सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो इसके माध्यम से कैसे एक बदलाव आ रहा है भारत में? सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो मुझे लगता है हाँ, सबसे बड़ा बदलाव अगर हम समझना चाहेंगे तो एक बात है कि हम ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया बन गए, क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़पेपर देखे, चैनल्स देखे या डिजिटल पोर्टल्स देखे तो सोशल मीडिया में क्या आया वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सबसे पहले 14 के बाद जो कुछ हुआ है वो सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बचा नहीं और स्कैटर्ड हो गया है, क्योंकि मैं अपना कुछ बनाता हूँ, ये बनाते, वो बनाते, हाँ, हर एक कोई बनाता है, हमारा कोई मालिक नहीं है, हम अपने मालिक बन गए। यानी मैं हमेशा मानता हूँ कि 70-60 दशकों से हम सुन रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें आविष्कार स्वातंत्र दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो किताब में था, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल हमको आज मिले। नहीं तो मैं तो 55 साल से पत्रकार रहा हूँ, मैंने 29 नौकरियाँ छोड़ी है, जहाँ जमाने निकल गया, झगड़ा नहीं किया, मैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी पत्रकार संघ में नहीं रहता। अगर वो मालिक है तो मैं नौकर था, तो मैं नौकर था। ये जो नाटक करते हैं कि वो मुझे गलत लगता है, इसके लिए गलत लगता है कि कोठे पर काम करने वाली जो लड़की है उसको कोई आविष्कार हो गया, तूने कुठलाही उसका ये नहीं होता, स्वातंत्र्य नहीं होता, उसको आज़ादी नहीं होती। तो ये वैसी वेश्यावृत्ति कर रहे थे जिनमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब 1956 में अगर महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू हुआ तो मुंबई में लोकमान्य नाम का एक पेपर हुआ करता था, मराठी था, और जन्मभूमि ग्रुप है उसका वो मराठी एक पेपर था।
तो वहाँ के एडिटोरियल बोर्ड थे, वो सब महाराष्ट्र की साइड लेने वाले थे। तो मैनेजमेंट में बोला ये नहीं चलेगा। तो पावा गाडगिल के एडिटर थे और पूरा स्टाफ, वो बोले नहीं, हम महाराष्ट्र के हैं तो हम महाराष्ट्र के आंदोलन के खिलाफ नहीं लिखेंगे। तो उनको बोला तो ठीक है, हम पेपर बंद कर देंगे। वो बोले आप ऐसा नहीं बंद कर सकते, हमको 1 महीने की नोटिस चाहिए। और एक पूरे महीने उन्होंने अपनी लाइन से पेपर चलाया। 1 महीने के बाद पेपर बंद हो गया, सब नौकरी उनकी गई। लेकिन वो पक्के थे, अपनी पत्रकारिता से पक्के थे, नौकरी करते थे। लेकिन आज वो नहीं रहा है। मैं ये चैनल छोड़कर वहाँ जाता हूँ, किसी पेपर को, किसी चैनल को कोई चेहरा, कैरेक्टर नहीं होता। एक समय था कि गोविंद तवलकर हमारे महाराष्ट्र टाइम्स के एडिटर हुआ करते थे, या टाइम्स हो, एक्सप्रेस हो, उसका भाई कोई एडिटर होता था, उसका कोई चेहरा होता था। आज किसी को चेहरा नहीं है, किसी को कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बस आज और मेरा ख्याल है 15 साल पहले टाइम्स ग्रुप के मैनेजमेंट ने ये तय किया, उनके मैनेजमेंट टीम ने, कि फ्रंट पेज पर अगर किसका इंटरव्यू आएगा तो वो 1.5 गुना एड रेट से छपाया जाएगा। ये मैनेजमेंट का डिसीजन था। और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जो रेवेन्यू लाएगा वो एडिटर लाया गया। तो जो नाटक चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन वो तो ख़त्म होना ही था। लेकिन लोगों की ज़रूरत है। आज एक बात है कि फेसबुक है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, 1 मिनट में अमेरिका में कुछ हुआ मुझे यहाँ पता चलता है। तो आज की पत्रकारिता जो घटना हुई है वो एक्सप्लेन करने के लिए है। और वहाँ फिर ये एस्टेब्लिश मीडिया जो है, जिसको पुराने ज़माने में कैपिटलिस्ट मीडिया बोला जाता था। मैं मराठा जैसे पेपर में था, तो मराठी में जो मराठा नवाकार छोटे पेपर थे, लेकिन कोई भी कॉमन मैन आके हमारे पास बोलता था ये खबर छपवाओ, हम छपते थे। वो अधिकार से आता था, क्योंकि कैपिटलिस्ट मीडिया उसको खबर मानता ही नहीं था। एक छोटी कंपनी है, उधर का स्ट्राइक है, कुछ मजदूर यूनियन काम कर रहे, तो हम छापते थे क्यों। और वो बोलते थे कि वो तो पेपर हमारे है ही नहीं। लेकिन एक बात, गोविंद पानसरे नाम आपने सुना होगा, जिनकी मर्डर हो गई, कॉमरेड गोविंद पानसरे। जब उनकी मौत हो गई तो ये सब लिबरल जोर शोर से बोलते थे ये है वो है। तो मैंने हर एक को पूछा, यार इतना बड़ा विचारक था, विचारवंत था, तो उसके आपने अपने पेपर में आर्टिकल कितने छापे? उसकी तो किताबें है, आपने कभी छपवा ही नहीं। हाँ, लेकिन बीजेपी को ब्लेम करना है। देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उसको बदनाम करने के लिए आप उसके सब गौरव कर रहे हो, तो ये झूठी बात होती है, ये झूठी बात होती है। और ये उसी गोविंद पानसरे ने एक बहुत बढ़िया बात उनकी किताब में लिखी है, जो मैं हर जगह जाता हूँ, लिबरल्स में इंटरेक्शन होती है तो बोलते उन्होंने एक बढ़िया बात की कि मेरे धड़ पर मेरा सर होना चाहिए और मेरे सर के नीचे मेरा धड़ होना चाहिए। मतलब मुझे अपना दिमाग चलाने की सुविधा होनी चाहिए। ये तो आप कहाँ करते हो? आप तो, आपका मालिक है, आपकी मैनेजमेंट है, उसकी उसी ताल पर चलते हो और गोविंद पानसरे की आरती करते हो। तो ये कितने झूठे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया एक कोठा बन गया है और इसलिए हम जैसे, हमारे पास लोग क्यों आते। कल हम दिल्ली से आ रहे थे, मुझे ओमकार जी ने एक बढ़िया बात बता दी कि प्रियंका वाड्रा जब वायनाड में पर्चा भरने गई तो उधर का रूल था कि वो कलेक्टर के पास 3 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए कैंडिडेट के साथ। तो राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी और प्रियंका वाड्रा का बेटा था। तो खरगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तो चौथे थे, उनको अंदर से कोई तो एक कम होना चाहिए। तो वो उठकर बाहर गए। ने पार्टी का अध्यक्ष बाहर जाता है और मेनस्ट्रीम मीडिया में कुछ नहीं आता है। जब इन्होंने उसका वीडियो बनाया तो लोग लाखों में देखने लगे। क्यों देखने के लिए? वो खबर थी, वो खबर थी, वो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आती। तो इसलिए आज लोग अगर यूट्यूब देखते या डिजिटल मीडिया की तरफ मुड़ रहे, बड़ी संख्या में मुड़ रहे, इसका कारण हम मेनस्ट्रीम मीडिया बन गए। कोई मेनस्ट्रीम मीडिया बचा नहीं है। ओमकार जी, आपने आप जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया है, तो
क्या आपको लगता है कि जो एक समय पर प्रिंट मीडिया की जो ये होती थी, ट्रस्टवर्दीनेस होता था कि लोग उस पर विश्वास करते थे, पेपर में कुछ छप के आया है, मतलब उस पे विश्वास होता था लोगों का। आज वो ट्रस्ट कहीं न कहीं लोगों का कम हो रहा है प्रिंट मीडिया में या जर्नलिज़्म में, और वो खबरों के लिए वो अब यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, ऐसे माध्यमों की ओर मुड़ने लगे हैं लोग? एक मिनट मैं थोड़े एक घटना बता दूंगा इसमें जाने के पहले कि प्रिंट मीडिया पर विश्वास का मतलब क्या था। 62 साल पुरानी बात है। हम स्कूल में बच्चे थे। यशवंतराव चौहान पहले चीफ मिनिस्टर थे। वो डिफेंस मिनिस्टर बन के दिल्ली आए थे, तो उनकी जगह मारोतराव कन्नमवारन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। और जहाँ मैंने जर्नलिज्म शुरू किया मराठा, तो वो आचार्य अत्रे जैसे जायंट थे। तो उस वक्त मारोतराव कन्नमवार की पत्नी फॉरेन से लौटी थी और ये कानाफूसी चल रही थी। कोई ओपनली नहीं बोल रहा था, लेकिन कि मारोतराव कन्नमवार की पत्नी ने अपने ट्रांजिस्टर से हीरे चुरा कर लाए। वो ना रोके गए कहीं, तो ये वो बोल नहीं रहा था, कोई ओपनली बोल नहीं रहा था, लेकिन चल रहा था। तो मराठा पेपर में एक बॉक्स डाला गया कि कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का एक खबर आ जाएगी आपके सामने, वो पढ़िए। मुख्यमंत्री के पत्नी ने ट्रांजिस्टर में छुपाकर क्या चीज़ लाई, बस एक बॉक्स डाला था, कल गौप्य स्फोट होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ आज की भाषा में। दूसरे दिन वो खबर नहीं छपी। उसका कारण ये था कि जो जिस दिन बॉक्स छपकर आया उस दिन चीफ मिनिस्टर को हार्ट अटैक आ गया। अगर पेपर में कुछ आता है तो उसका डर क्या था, विश्वासार्हता आपने पूछा, इसलिए मैंने बात बोली कि वो विश्वासार्हता। चीफ मिनिस्टर डरता था। आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि चवन्नी भी नहीं मिली, सबूत कहाँ है, हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो प्रिंट मीडिया से लेकर हम यहाँ तक अब आए हैं, तो विश्वासार्हता कहाँ चली गई, ये आपको समझ में आएगा कि 6 दशक 7 दशक में क्या फ़र्क पड़ा। भाव ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं यहीं से शुरू करूँगा। प्रिंट मीडिया में मैंने करीब 4 दशक काम किया है। 3 अखबारों में संपादक की भूमिका में भी रहा हूँ। हमने वो दौर भी देखा है जब सिंगल कॉलम कोई खबर छपती थी किसी डिपार्टमेंट की, तो उसकी उस डिपार्टमेंट में फाइल बन जाती थी, जवाब तलबी होनी शुरू हो जाती थी, उस पर एक्शन होना शुरू हो जाता था। उसके बाद वो दौर भी देखा है जब फुल पेज के एक एक समस्या पर आर्टिकल, बॉटम, टॉप, तमाम चीज़ें, साइड स्टोरी, उसके फॉलोअप भी, वो सब भी कराए जाते थे, लेकिन उसका असर होना बंद हो गया था। उसकी कोई फाइल नहीं बनती थी, किसी पर कोई एक्शन नहीं होता था। तो प्रिंट मीडिया का ये पतन क्यों हुआ? प्रिंट मीडिया की जो विश्वसनीयता थी वो कम क्यों हुई? इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ 90 के दशक में, पहले आधे घंटे का एक कैप्सूल शुरू हुआ जो खबरों का तैयार होता था, दूरदर्शन वगैरह पर चलता था वो। उसके बाद फिर जी वगैरह और ये स्टार और दूसरे चैनल वगैरह जो हैं वो उन्होंने लिमिटेड पीरियड के कुछ न्यूज़ के कैप्सूल बनाने शुरू किए। उनका भी प्रसारण का एक निश्चित समय था। उसके बाद हमने 97-98 के बाद 24 घंटे के चैनल भी देखे, और वो साफ सपेरों से लेकर के और स्टिंग ऑपरेशन और भूत और पिशाच और पता नहीं क्या क्या स्टोरी भी हमने देखी। उसके बाद हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता भी धरातल पर आ गई, ज़मीन पर आ गई। उसके बाद हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं। सोशल मीडिया का हमने उभार भी देखा, सोशल मीडिया का हमने असर भी देखा, और अब हम सोशल मीडिया में भी तमाम तरह की व्याधियाँ देख रहे हैं। यानी सोशल मीडिया का भी पतन देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ से चर्चा शुरू होनी चाहिए जो भाऊ ने सवाल खड़ा किया या आपने पूछा है। पहले सिंगल कॉलम खबर पर एक्शन हो जाता था, फाइल बन जाती थी और
कैफियत तलब होती थी। बाद में प्रिंट मीडिया को की विश्वसनीयता कहाँ चली गई? वो किसने प्रभावित की विश्वसनीयता? यही पॉलिटिशियन, यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने प्रिंट मीडिया को भ्रष्ट किया, संस्थागत रूप से नियोजित तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया, डाउन किया। जो बीच में बहुत हल्ले मचते थे ना कि स्पेस खरीद लिया, न्यूज़ पेड जिसको बोला जाता था, तो शुरू में कुछ स्पेस लेते थे, फिर आधा पेज का हो गया, फिर फुल पेज का इनका हो गया। न्यूज़ की शक्ल में किस तरीके से पाठकों को भ्रमित करके किसी पार्टी विशेष के पक्ष में, किसी नेता के पक्ष में जो लंबी चौड़ी उसकी प्रशस्ति भरी खबरें चलाई जाती थी प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया का जो विश्वसनीयता थी, जो साख थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव देखा राजनीति ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, उनको लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मारक वाला माध्यम आ गया है और इसमें तो मिनटों में लोगों को निवस्त्र कर दिया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी वही हस्र किया गया। आप देखिए, कोई भी फिल्म आने वाली होती है, प्रतीक बोराड़े उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे, जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है तो स्टूडियो सज जाता है। हीरोइन, हीरो, डायरेक्टर, कभी कभी प्रोड्यूसर बैठ जाते हैं, कभी किसी और चौथे आदमी को बैठा लिया जाता है। 22-23 मिनट का वो सब नाटक नौटंकी चलता है, इंटरव्यू की शक्ल में चीज़ों को प्रमोट कैसे किया जाता है। वो जो स्पेस है आधे घंटे का, वो ख़रीदा हुआ होता है प्रोडक्शन हाउस का। फिर उसमें वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं। इसी तरीके से विपक्षी दलों की, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की जो सभाएं होती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस स्पेस को ख़रीदा जाता है। और अब तो सबसे बड़ा मीडिया मैनेजमेंट करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम केजरीवाल है। इस देश में 30 से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा या आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, प्रवक्ता, बड़े से बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव होते हुए देखा है या जनसभाओं को लाइव होते हुए देखा है? केजरीवाल चाहे कितना भी लंबा भाषण दे रहे हों, मेन स्ट्रीम का सो कॉल्ड मीडिया, उसमें लाइव प्रसारण होता है उसका। ये क्या है? ये ख़रीदा हुआ मीडिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी विश्वसनीयता शून्य कर दी गई। और जब जो मेन स्ट्रीम का मीडिया था, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उसके बाद लोगों को लगा, जब उनसे मोहभंग हो गया, उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई, उसके बाद एक आशा की किरण के रूप में सोशल मीडिया हमारे सामने आया। इसलिए हर आदमी सूचनाओं को आकर के साझा करता है ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जो दूसरे तमाम माध्यम हैं। लेकिन इधर हम लोग क्या देख रहे हैं? जब भी चुनाव आते हैं, यूट्यूबर्स को अप्रोच किया जाने लगा है, उनको मैनेज करने की कोशिश होती है। उनसे कहा जाता है कि हम आपको इतना पैकेज देने को तैयार हैं, आप हमारी मन लगती या हमारी फेवर की कुछ खबरें, जो हम कंटेंट आपको दें, वो आप ज़रा इतने बना दीजिए तो हम आपको इतना पुजापा चढ़ा देंगे। मतलब जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के असर को नीचे लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव को ख़त्म किया गया, उसी तरीके से अब सोशल मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हुआ है। मैं आपको एक बात बता कर के अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, उसके करीब 1.5 साल पहले एक दिन भाऊ का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से कोई कॉल आई थी मेरे पास, तो मैं तो मुंबई में हूँ और शायद उस समय पुणे में थे, कि मैं तो जा नहीं पाऊँगा, तो कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनको माना जाता है, उनको कॉल आई है। और इनका फ़ोन कॉल जैसे ख़त्म हुआ तो मेरे पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक कॉल आ गई कि साहब पीयूष गोयल जो हैं वो
मिलना चाहते हैं। पीयूष गोयल तो वाणिज्य मंत्री थे, वो कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं थे। अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देख रहे थे। तो भाऊ का कहना था कि एक बार जाकर देखो क्या है मामला, एक बार कम से कम पता तो चले। तो मैं गया तो मिनिस्ट्री में ही वो मीटिंग रखी थी और करीब 50 टॉप के यूट्यूबर्स वहाँ पर थे, जिनमें एक वो टेक्निकल गुरु जो दुबई में रहते हैं गौरव चौधरी वो भी थे, एक खाना बनाने वाली अपनी निशा मधुलिका भी थी, हम भी थे और बहुत सारे थे, दिल्ली के भी थे, दिल्ली के बाहर के भी थे। उस तरह की मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज़ की गई। उसमें एक्चुअल में टैक्टफुली उन्होंने ये कहा कि साहब हम कंज्यूमर मिनिस्ट्री में कुछ सुधार करना चाहते हैं और आप लोग हमें कुछ सजेशन दीजिए कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उपभोक्ताओं को आ रही है। फर्स्ट सेशन में तो ये किया गया, एक आवरण ढक कर के काम किया जा रहा था कि भाई इनको लगे कि इनको महत्व दिया जा रहा है, इनके अनुभव को महत्व दिया जा रहा है। हम लोगों को स्टार बताया गया, सेलिब्रिटी बताया गया, मतलब चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश हुई। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई विज्ञान भवन में, तो उसके बाद उनकी असली मंशा सामने आई। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि हम मिल कर के कुछ साथ में काम करते हैं, मिल कर के काम करते हैं। ये मीडिया का तो काम नहीं है कि मिल कर के काम करें। तो उस सेकंड मीटिंग के बाद मैं तो नहीं गया, बाकी लोग कितने गए कितने नहीं गए वो जाने। लेकिन सरकारें भी इस माध्यम के प्रभाव को स्वीकार कर चुकी हैं, मान चुकी हैं, और वो येन केन प्रकारेण इसको भी अब न्यूनतम स्तर पर लाना चाहती हैं, यानी इसकी साख को भी मटिया मेट कर देना चाहती हैं। तो जितना सोशल मीडिया का इस समय प्रभाव है, जितना असर है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो हमें सुन रहे हैं और जो यहाँ नहीं है बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उनका विश्वास हम पर इसलिए है क्योंकि हम अभी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए हुए हैं। हम अपनी बात हिम्मत के साथ कह रहे हैं, हमारे सिर पर कोई मालिक नहीं है, हम पर सरकार का किसी तरह का विज्ञापन का प्रेशर नहीं है। हम इसलिए अपनी बात कह रहे हैं। जिस दिन हम उनके प्रभाव में आ जाएंगे या उनके पैसे पकड़ने शुरू हो जाए कर लेंगे, या जब जैसा वो कंटेंट चाहते हैं वैसा कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, हमें भी कोई नहीं पूछेगा। हर जी मैं आपके पास आऊँगा, पर ओमकार जी ने बॉलीवुड के बारे में कहा था, तो मैं एक बार पहले प्रतीक जी से पूछना चाहता हूँ कि हर नई फ़िल्म आती है तो उसकी रिलीज़ से पहले ही सारे रेटिंग्स आ जाते हैं कि इसने 5 स्टार रेटिंग दी, इसने 4 स्टार रेटिंग दिए। और मैं बीच में ही एक करण जौहर का इंटरव्यू दिख रहा था, तो उसने कहा कि वो एक टेम्पलेट बनी हुई होती है हमारी, और वो जो हम नाम डालते हैं कि जिन्होंने रेटिंग दी है उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने वो दी है। हम ऐसे ही रैंडमली किसी के 4 स्टार किसी के 5 स्टार ऐसे दे देते हैं। तो इतना प्रमोशन करने के बाद, इतना सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट करने के बाद, अभी ये खबर आती है कि धर्मा प्रोडक्शंस लॉस में चल रहा है, उनको अपना 50% स्टेक बेचना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी प्रोपोगंडा के बावजूद भी क्या वो नैरेटिव वॉर हार रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब पे जो है वो एक थोड़ी सी जागृति हो गई है लोगों में, और पिछले 4-5 साल में अगर हम देखें तो ये सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था। जेम्स ऑफ बॉलीवुड है या बाकी कुछ चैनल्स हैं, आप रिव्यू करते रहे हैं। तो इसमें जो लोगों को धीरे धीरे करके वो समझ में आने लगी चीज़ें कि हर बार कोई चोर डकैत है तो उसको पुजारी क्यों दिखा रहे हैं, हर बार कोई ऐसा गुंडा दिखाना है तो उसको ऐसा राजपूत या अपर कास्ट ही क्यों दिखा रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है यूट्यूब ने या सोशल मीडिया ने, तो इस पर आपका क्या कहना है कि बॉलीवुड या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनका अभी फ्यूचर क्या है? धर्मा प्रोडक्शंस का करण जौहर ने जो बात कही कि 4 या 5 स्टार्स लिख देते हैं, वो मतलब पर्टिकुलर वो बात तो मैंने नहीं सुनी, पर इतना अवश्य है कि स्पेशल स्क्रीनिंग्स करवाई जाती है फिल्म रिलीज़ होने से पहले, और वहाँ पर सब कुछ फिर जो भी उनके लिए व्यवस्था वगैरह क्रिटिक्स के लिए होती है। मैं तो कभी ऐसी स्पेशल स्क्रीनिंग में गया नहीं, परंतु होता है ये सब कुछ। इसमें रिव्यूज़ वगैरह, पेड रिव्यूज़ होते हैं, इसमें कोई भी छुपी छुपाई बात भी नहीं, कौन करता है कौन नहीं करता ये सब पता भी चल जाता है थोड़ा सा, अगर आप जागरूकता से सभी रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो। और
सोशल मीडिया से जो रिवॉल्यूशन आया है वो बहुत बड़ा है। 2015 16 17 तक भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी फिल्म के रिलीज से पहले आप देखिए प्रमोशन की कुछ ऐसी पर्टिकुलर न्यूज़ सामने आ जाती थी कि भाई फलाने एक्टर का हाथ टूट गया शूटिंग के समय, या उनके कुछ लव अफेयर की खबरें आ जाएगी, या ये फलाना एक्टर उस एक्ट्रेस के साथ में कहीं पर दिखाई दिया। तो इस प्रकार से उस फिल्म के लिए हाइप बनाई जाती थी। 16 17 18 तक भी लगभग आपको इस प्रकार की बहुत सारी खबरें एक सिंपैथी पैदा करने के लिए या फिर उसका बज़ बनाने के लिए की जाती थी। पर पिछले 5-6-7 वर्षों में जब से लोगों ने अपना मत व्यक्त करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर, तब से अभी सब बातें बदल गई है। अब अचानक से इन्हें मंदिर भी याद आने लग गए हैं, मंदिर में भी जाने लग गए हैं, और थोड़ा सा लोग जो बातें सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस प्रकार से भी कुछ बातें वो कह रहे हैं। बाकी थोड़ा सा और भी अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया से क्या क्या क्रांति आई है, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं 10-11 वर्ष का था, 1999 का इलेक्शन लोकसभा का, तो मेरे घर पर स्पेशली ये बात बताते थे पिताजी की बाहर कभी कहीं पर भी हम किसे सपोर्ट करते हैं, मतलब अटल जी को ही सपोर्ट करते थे, पर बताते थे कि कहीं पर बोलना मत तुम, पता नहीं कौन क्या सोच लेगा वगैरह। इतना डर था लोगों में कि अपना लोग मत भी व्यक्त नहीं करते थे। पर आप 2014 के बाद देख लीजिए, लोग खुलकर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। जो मेजोरिटी हम कहते हैं कि भाई मेजोरिटी हमेशा साइलेंट होती है, उनको आवाज़ देने का काम एक प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है, और अब लोग खुलकर अपनी मत व्यक्त कर रहे हैं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, सब खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। पर पहले ऐसा समय नहीं था। पर फिर भी आप देख लीजिए 2014 के बाद में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, अभी तो वो शांत हो गए हैं बहुत सारे उनमें से, पर 14 के बाद में अचानक से उनकी एक प्रकार से बाढ़ आ गई थी, कुणाल कामरा वगैरह, और वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से बताते थे कि देखो देखो मैं मोदी पर जोक मारने जा रहा हूँ, पता नहीं कल मुझको कुछ हो जाए तो आप देख लेना वगैरह। मतलब इस प्रकार से वो कितने वो डरे हुए हैं, सहमे हुए, इस प्रकार से वो दिखाते थे, और फिर वो अपना जो भी मोदी के ऊपर उनको तंज कसना है मोदी जी के ऊपर वगैरह वो बात कहते थे। तो एक ऐसा हवा खड़ा करने का प्रयास किया गया था 2014 के बाद में कि देखो देश में कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है। पर सच्चाई से बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट थी। 2014 के बाद में आप देख लीजिए मोदी जी को, बीजेपी को गालियाँ दे दे करके बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी के फील्ड में हो, या यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह सामने आ गए हैं जो बस गालियाँ दे देकर ही बड़े हुए हैं, और कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। खुलकर आज भी वो अपनी बातें कह रहे हैं, और जो यूट्यूब एल्गोरिदम पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से आरोप भी लगे हैं कि इंटरनली किस प्रकार से एल्गोरिदम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पर मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, और कोई किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही। पर एक ऐसा हवा बनाने का प्रयास किया था 2014 के बाद में कि भाई देखो एक फांसीवादी सरकार आ गई है, और अभी हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, आप देख लेना मैं अभी जोक मारने जा रहा हूँ। पर ऐसी परिस्थिति 2014 के पहले थी, और ये मैंने खुद देखा हुआ है, सुना हुआ है कि लोग अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देने से डरते थे, क्योंकि पता नहीं कहाँ लोकल कोई नेता या कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन कहाँ पर आकर के कार्रवाई कर कुछ एक्शन ले लेगा, या घर पर आकर के कुछ वो बोल देंगे, कर देंगे। बहुत कुछ होता था, अभी भी कुछ कुछ जगहों पर होता है। तो इस प्रकार से लोग अपना मत व्यक्त नहीं करते थे, जो अभी सोशल मीडिया ने उन्हें आवाज़ दी है। और बॉलीवुड की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न था इनका कि हमें उनकी विचारधारा के जितनी भी एक्टर्स थे ना, उनको एक ऐसा इमेज बना दी कि भाई इनके ऊपर कोई है ही नहीं, ये स्टार है, इनको सब आपको वर्शिप करनी है। फिर उनकी फिल्मों को भी उसी प्रकार से रातों रात एक हाइप मिल जाती है। कुछ डायरेक्टर्स है, कुछ प्रोड्यूसर्स है, उनको भी एक प्रकार से एक बज़ उनके बारे में क्रिएट किया जाता है। कुछ एक्टर्स को इंटरनेशनल स्टार बनाने के लिए भी पूरी एक पीआर टीम काम करती है कि भाई ये फलाना फलाना इंटरनेशनल स्टार है, इसके यहाँ पर इतने फॉलोअर्स, वहाँ पर उतने फॉलोअर्स। अगर आप रियलिटी में देखने चाहेंगे तो ठीक है, वो पीआर मैनेजमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। उनके घर के बाहर भी कुछ लोग जमा हो जाते हैं, जो भी 2-5 हज़ार लोग जमा होते हैं, उसके पीछे भी पूरी इनकी पीआर टीम वगैरह वो पर्टिकुलर पैटर्न में काम करती है। तो एक इमेज बिल्डअप का काम इनके माध्यम से होता था। अभी वो पिछले 4-5 वर्षों में जब से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है ना, तो इसके बाद में इन्हें बहुत डेंट लगा है। हालांकि अभी भी कुछ 1-2 है ऐसे कुछ एक्टर्स जो अपनी वो इमेज बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, अपनी फिल्मों को ज़बरदस्ती हिट भी दिखा रहे हैं। पर लोग ये बातें समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही उनकी आवाज़ सामने ना आ पाए, पर एक जनमानस में, सामान्य लोगों में ये बातें पता है कि भाई इन्होंने अपनी फिल्मों को कैसे हिट दिखाया है। जो पिछले वर्ष 2-3 फिल्में उन्होंने ज़बरदस्ती हिट दिखाई थी, तो बहुत बड़ा डेंट बॉलीवुड को तो अवश्य लगा है। पर अभी भी आप देखेंगे तो 2018-19 के बाद में विशेषतः जो सामान्य कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिव्यू करना शुरू किया है, उससे पहले तो जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते थे केवल वही रिव्यू करते थे। आप यूट्यूब पर भी देख लीजिए, कुछ 3-4 चैनल आपको मिलेंगे जो लगभग 2012-13 से ही काम कर रहे थे रिव्यूज़ करने का। पर बाद में बहुत सारे ऐसे लड़के ही हैं, ज़्यादातर युवा ही है, वो रिव्यूज़ करना उन्होंने शुरू किया था।
पर दुख की बात यह है कि पिछले 3-4 वर्षों में वो भी ज़्यादातर इंडस्ट्री की भाषा में ही बात करने लग गए हैं। अब उसके पीछे पैसा वगैरह जो कुछ भी है, जिस भी कारण से वो इन्फ्लुएंस में आए हो, पर बहुत बहुत पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है उनकी आवाज़ को भी डाइवर्ट करने के लिए, बदलने के लिए। तो एक पीआर स्ट्रेटेजी भी ये काम कर रही है। दूसरा, 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक सोशल डिलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी। उसमें वो ठीक यूएस इलेक्शन के समय ही आई थी या उससे पहले आई थी, और उसके कारण से भी काफ़ी डेंट लगा था डोनाल्ड ट्रंप को। आप यूट्यूब गूगल पर अगर सर्च करेंगे उसके बारे में, दो सोशल डिलेमा के बारे में, नेटफ्लिक्स पर उसे रिलीज़ किया गया था और ये बताया गया था कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। सब्जेक्ट तो बिल्कुल सही था, परंतु पूरा एक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर वो बातें दिखाई गई थी। पर हालांकि उसमें एक बात बहुत बढ़िया तरीके से कही थी कि हम सोशल मीडिया पर जो बातें देखते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जिस भी माध्यम पर, तो हम जिस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद करते हैं वही बातें हमारी फीड में आती है। वही सोशल फेसबुक पेजेस हमारे फीड में आएंगे, उसी प्रकार के यूट्यूबर्स हमारे फीड में आएंगे। तो हमारा एक ऐसा हमारे मन में एक पूरे चित्रण बन जाता है विश्व का या समाज का कि भाई दुनिया ऐसी ही है। तो हम जब राष्ट्रवादी कंटेंट देखना शुरू करते हैं तो उसी प्रकार के वीडियोस, इंटरव्यूज़ वगैरह हमारे फीड में आने लगते हैं। उनका एल्गोरिदम ही उसी प्रकार से काम करता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं। क्योंकि आप फेसबुक पर एक रील देखना शुरू करें, जिस टाइप का आप कंटेंट देख रहे हैं उसी प्रकार की रील्स आपको सजेस्ट होंगी, उसी प्रकार की वीडियो सजेस्ट होंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी ये है कि हम जब राष्ट्रवादी कंटेंट देखते तो हमें लगता है कि यार नहीं यार, पूरी दुनिया पर राष्ट्रवादी विचारधारा की हो गई है। पर आप उस बबल से बाहर निकलेंगे तो बहुत अलग परिस्थिति है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव हम कहते हैं उसका प्रभाव आज भी बहुत ज़्यादा है। हम जितना सोच रहे हैं उससे सैकड़ों नहीं 1000 गुना ज़्यादा है। आप उन यूट्यूबर्स की वीडियोस देख लीजिए, या आपका कोई फ्रेंड भी हो, वो अगर लेफ्टिस्ट विचारधारा का है, वामपंथी विचारधारा का, उसका फ़ोन आप हाथ में ले लीजिए और उसके यूट्यूब फीड में जाकर के देख लीजिए किस प्रकार के वीडियोस उसे सजेस्ट हो रहे हैं। उसका फेसबुक ओपन करके देख लीजिए किस प्रकार के फेसबुक पेजेस उसे सजेस्ट हो रहे हैं। इतनी वाहियात और विचित्र बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उन पर मिलियन में व्यूज़ है। आप किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति का फ़ोन उठा करके देख लीजिए, उसके चैनल पर, उसके यूट्यूब पर जो वीडियोस सजेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर कुछ 1000 लाख व्यूज़ मिलेंगे। उसी के अगेंस्ट जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव वाले इन्फ्लुएंसर्स है वहाँ पर बहुत भयानक तरीके से युवाओं को विशेषतः इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। हर्ष जी, आप तो आपने जो काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको काफ़ी करीब से देखा है, तो क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के आने से कुछ बदलाव हुआ है या फिर नया प्लेटफॉर्म पुराने चोर वैसी कहानी है? नहीं, देखिए, मेरी बात का जो 50% है वो ओमकार जी पहले कह चुके हैं। जो उन्होंने बताया था ना कि पेड न्यूज़ वाला, कैसे ओमकार जी ने बिल्कुल क्रोनोलॉजी आपको समझाई कि किस तरीके से पेड न्यूज़ आए मीडिया में, मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई। ओमकार जी तो भली बात ही परिचित हैं। ये तक प्रेशर होता था, मैं ब्यूरो चीफ रहा हूँ दैनिक जागरण जैसे अखबार का, प्रेशर ये होता था कि आपको मालिक भी जब समीक्षा के लिए बुलाते थे ना, एनुअल मीट होती थी, तो उसमें ये कहा जाता था कि आपको 1.5 करोड़ का टारगेट पूरा करना है एडवर्टीज़मेंट का। छोटे से डिस्ट्रिक्ट्स में भी 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा करना है, खबरें कुछ भी छपती रहेगी। तो इसके बाद क्या हुआ वरुण, कि जैसे ओमकार जी ने बताया कि वो पेड न्यूज़ वाला जो सिलसिला शुरू हुआ, पहले तो उसमें सर बॉर्डर भी बनता था कि जो पेड न्यूज़ होती थी उसका एक बॉर्डर बनाया जाता था और उसमें कॉर्नर में लिख देते थे विज्ञापन। फिर उसके बाद ये आया, ये जब मेरे ख्याल में 2007 के चुनाव की बात है, उसके बाद तो ये भी कह दिया गया, विधानसभा चुनाव में कवर कर रहा था यूपी के, उसमें ये भी कह दिया गया कि बस वो बॉर्डर भी हटा दिया जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि वो क्या है। और एक बहुत बड़ी दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि पेड न्यूज़ ने कैसे जन्म लिया। ओमकार जी जानते हैं, मेरठ में बढ़ाना ने चुनाव लड़ा था और एक बड़ा ऐड उन्होंने प्लान किया कि उस प्लान इस तरह से था कि ये मुस्लिम समाज ने बढ़ाना को समर्थन दिया, फ़लानी बिरादरी ने दिया, फ़लानी बिरादरी ने। 4 पेज का एक पुल आउट बनाया गया, डिज़ाइन करवाया गया स्पेशली चुनाव से 4-5 दिन पहले। क्यों सर, 4-5 दिन पहले की बात है या और उससे पहले? तो उसके बाद अमर उजाला नहीं सर, वो सभी का, हम तो करण जौहर का भी नाम ले रहे हैं, नाम लेने में क्या है सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एडवर्टीज़मेंट अमर उजाला में गया। अकेले बढ़ाना की बात नहीं है। नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। ये तो पूरा तालाब ही गंदा हो गया। उसके बाद इसकी शुरुआत हुई ओमकार जी।
सभी बाद ये हुआ कि सारी पार्टियां सारी जी, जी। नेता उस हमाम में नंगे हुए। बिल्कुल वो बताता हूँ ना नंगे कैसे हुए। पहला नंगा वही था। तो उसने क्या किया कि उसने अमर उजाला को अप्रोच किया। अमर उजाला में अतुल महेश्वरी संपादक हुआ करते थे। वो थोड़ा सा आदर्शवादी थे बहुत। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसमें तो बिल्कुल एकदम ब्लंडर है, हम नहीं छापेंगे। शर्त ये थी कि हर अखबार के साथ पुल आउट के रूप में उसको छापा जाएगा, घर घर में जाएगा। क्योंकि बढ़ाना का टिकट हुआ था 15-20 दिन पहले। चुनाव बिल्कुल लास्ट टाइम में उसका टिकट हुआ, नामांकन किया और वो चुनाव कैसे जीते। तो उसमें ये छपवाई गई मुस्लिम समाज फलाना, ये तेली, वो फलाना, उन सब ने समर्थन दे दिया, बड़ी बड़ी खबरें लगाई गई। लेकिन अमर उजाला ने मना कर दिया, दैनिक जागरण ने छापा। उस दिन के बाद से दैनिक जागरण की जो क्रेडिबिलिटी गिरी है, दैनिक जागरण के रिपोर्टर के मुंह से मैंने सुना है कि भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये हालत हुई। फिर उसके बाद बढ़ाना ने चुनाव जीता 15 दिन के भीतर। उसके बाद एक चलन ये चल पड़ा कि यार ये तो इस तरह से पेड न्यूज़ छाप के जीता जा सकता है चुनाव। उसके बाद फिर छोटे छोटे जो कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा था, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा मेरी 4 कॉलम की छाप दो, मेरे 5 कॉलम की छाप दो। जिसे कहते हैं ना कि वो एडवर्टोरियल, उस फॉर्मेट में फिर खबरें छपनी शुरू हुई। तो वहाँ से वो जो है वो ह्रास शुरू हुआ। अखबारों की क्रेडिबिलिटी गिरी। क्रेडिबिलिटी गिरी क्या? मालिकों ने इस बात की परवाह नहीं की। रिपोर्टर से कहा गया कि आप बीजेपी की बीट देखते हो या सपा की बीट देखते हो, आपको इतना टारगेट मिलेगा, आप इसको अचीव कीजिए, 15% कमीशन भी मिलेगा, जो भी रेवेन्यू होगा। 1 लाख का एड है, 15,000 रुपये आपके हैं, काट के 85,000 रुपये यहाँ जमा करा देना। ये चलन शुरू हुआ और ये बहुत 2 या 3-4 चुनाव तक चला। अमर सिंह, मुलायम सिंह, उनके समय खूब चला, खूब छपा। ये भी कहा गया उस समय दैनिक जागरण के जो संपादक थे, वो संपादक ग्रुप में वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में भी गए बाद में। तो सेटिंग हो गई, कह दिया गया कि साहब समाजवादी पार्टी की 4 खबरें डेली लगनी है, इतने इतने कॉलम की। तो उसके लिए क्या होता था कि साइज वहीं से बन के आ जाता था और रिपोर्टर को बताया जाता था तुम्हें इसके अंदर लिख देना है, इसकी तारीफ में जितनी भी प्रेस नोट आई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर लिख देनी है कि यहाँ ये गए और इनका स्वागत हुआ, इतने लोगों ने समर्थन देने का ऐलान किया, फलाना ढिमकाना। इस तरीके की खबरें छपनी शुरू हुई। उससे क्या हुआ? रूटीन की खबर आप छोड़ नहीं सकते। कोई क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, उसकी खबर आप छोड़ नहीं सकते। जो आपका पॉलिटिकल एनालिसिस था उसका स्पेस उस एडिटोरियल ने खा लिया। वहाँ पे एडिटोरियल छपने लगे। ये जो यूट्यूब में क्रांति आई है ना, ये इसलिए आई है कि जितने अखबारों में, इंग्लिश अखबारों की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं गिरी इतनी जितनी हिंदी की गिरी है। हिंदी के अखबारों ने या जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनके अखबारों ने, मैं आऊँगा नहीं, पर इंग्लिश की भी उतनी ही गिरी अगर हम नहीं दो देखें। नहीं नहीं इंडियन नहीं एक्सप्रेस नहीं वो देखें। ठीक है, लेकिन वो उस आइडियोलॉजी को उसकी जो थ्रस्ट है उसको वो पूरा कर रहे हैं। उसको पढ़ने वाला पढ़ता है। आज भी यही बताया जाता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो द हिंदू पढ़ो। आज भी यही बताया जाता है, नहीं, ये पर सिखाया ये जाता है। कहा भी जाता है कि उसमें जो विचार है वो काफी लेफ्टिस्ट है, तो आप उसको बैलेंस करके लिखा। है, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसके वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे फैलती चली गई। और ये जो यूट्यूब पे भाऊ जैसे लोग, ओमकार जी जैसे लोग आए हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, बहुत बाद में आया हूँ, इन लोगों ने जो बताना शुरू किया है वो कायदे से पहले लिखा जाता था। पॉलिटिकल एनालिसिस, क्यों भाऊ? पॉलिटिकल एनालिसिस होता था और उसमें ये भी लिख देते थे कि यार इसका पलड़ा भारी है, उसका पलड़ा भारी है। लेकिन जब आप जिसका आपने विज्ञापन छाप दिया, किसी का पलड़ा भारी आप कर ही नहीं सकते। वो कहेगा मैंने विज्ञापन दिया, पलड़ा भारी आप उसका दिखा रहे हो। तो वो जो क्या कहते थे विश्लेषण था, एनालिसिस था, वो ख़त्म हो गया। वो एनालिसिस यूट्यूब पे आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक चैलेंज सबसे बड़ा क्या है। हम सब लोग जो इतना उछल रहे हैं, कूद रहे हैं ना, इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि यूट्यूब का अपना रेवेन्यू मॉडल है। हमने चैनल, अपनी वीडियो को मोनेटाइज़ किया, उसने ऐड दे दिया और हमारा चल गया, हम कुछ भी कह ले रहे हैं। कल को अगर यूट्यूब कुछ और पॉलिसी लिया है, यूट्यूब का विकल्प क्यों नहीं बना? मैं कह रहा हूँ कि 2014 के बाद इतनी बड़ी क्रांति आई है तो इंडिया में यूट्यूब क्यों नहीं बना? बताइए ना। यहाँ पे ट्विटर क्यों नहीं आया? कू आई थी एक ऐप, बंद हो गई, कुछ चलाया ही नहीं किसी ने। विकल्पहीनता है अभी भी। हम जो खुश हो रहे हैं ना कि हमने यूट्यूब पे इतने बड़े तीर मार दिए और इतना कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं जब हम यूट्यूब के रहमो क्रम पे हैं। आप बिना मोनेटाइजेशन के कीजिए ना ज्ञान, कितना कब तक कर पाओगे? बताओ प्रतीक, कब तक कर पाओगे बिना मोनेटाइजेशन के? और मोनेटाइजेशन के राइट्स यूट्यूब के पास हैं।
यूट्यूब का तो वर्ल्ड वाइड कोई कंपटीटर भी नहीं आया। हम इंडिया की बात तो छोड़ दें, आप बताइए क्या अमेरिका में ही कोई यूट्यूब का कंपटीटर है? एक मिनट, मैंने इसलिए तो बोला कि अंबेडकर जी ने जो स्वातंत्र्य दिया था तो बुक में बंद था, इसलिए बिजनेसमैन की चल गई। जी, आज बिजनेसमैन हाँ वो नहीं बोलेगा तो हम बंद कर देंगे, लेकिन आज उसका डिक्टेशन नहीं है हमें। हाँ ना तो है, वो बात सही है। लेकिन होगा शायद बंद कर देंगे। ये आपने कहा ना जिसे कहते हैं ना, मैंने बोला ना, मैंने 29 नौकरियां छोड़ी बिल्कुल। तो, लेकिन ये तो कम से कम उतना तो है ना, वो मेरी जिम्मा। लेकिन मैं भाऊ एक कदम आगे की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कल अगर यूट्यूब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये भी तो सोचना चाहिए हमें। देखो ऐसा है, इसमें ये हमें मान करके चलना पड़ेगा कि जो हमारी मेधा है, जो हमारा परिश्रम है, जो हमारा ब्रेन लगा हुआ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसका यूज़ यूट्यूब भी करता है। हमको वो कितना रेवेन्यू दे रहा है और वो हमसे कितना कमा रहा है, ज़रा इसको भी दिमाग में रखो। मैं यूट्यूब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर, ये- मैं कह रहा हूँ ये- कि यूट्यूब का विकल्प नहीं कोई आ नहीं, रहा है। मैं भी क्रिटिसाइज नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी वजह से यूट्यूब भी कमा रहा है, दोनों के हित जुड़े हुए हैं। देखिए सर, हमारी वजह से यूट्यूब एक क्या कमा रहा है मुझे नहीं पता। इनसे जुड़कर मैं एक बात, जितने सारे पत्रकारों के चैनलों से कमाता है इतना टी सीरीज से कमा लेता है अकेला यूट्यूब। देखिए एक बात है कि खुशवंत सिंह वगैरह जैसे एडिटर थे, उस वक्त पेपर चलता था, और पेपर चल रहा है इसलिए एड रेवेन्यू आता था। एड रेवेन्यू, पेड न्यूज़ नहीं, हाँ, एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू आता था, इसलिए वो संपादक की कुछ कीमत थी, क्योंकि ये जो बना रहा है, ये कुछ टीम बनाकर पब्लिश कर रहा है, तो उससे लोग ज़्यादा पढ़ते तो उसमें ऐड घुसती है तो रेवेन्यू आता है। अब हो गया कि ऐड बनवा दिए, इसमें थोड़ी जगह बची यार कुछ लिख, तो एडिटर का आपको बोल दो 2000 के आसपास महाराष्ट्र टाइम्स ग्रुप का मराठी पेपर, उसका एडिटर अपॉइंट करना था कुमार केतकर के बाद, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आई थी कि हमको मराठी पेपर का एडिटर चाहिए। उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या था मालूम है आपको? उसको 10 साल का मार्केटिंग का और सेल्स डिपार्टमेंट का अनुभव चाहिए। ही नीड नॉट नो राइटिंग। ये था। हाँ। तो समझो आप, ये था, और ये टाइम्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जो इन्होंने कहा कि वो भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। अभी कभी कभी मेरे वीडियो में वो देते कि मोनेटाइजेशन नहीं होता, भाड़ में नहीं होगा। मैं सब्जेक्ट नहीं बदलूंगा, मैंने 29 नौकरियां बदली है, तो मैं तेरा एक वीडियो मोनेटाइज नहीं हुआ, 10 नहीं हुए तो चलेगा मुझे। तो ये जब हम करते हैं ना तो उनको झुकना पड़ता है, क्योंकि एक बात है कि अगर मेरे वीडियो को इतने व्यूज़ मिल रहे तो उनको भी रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर समझो कुछ 45% हमको दे रहे, 55% ले रहे, तो बंद करो, नुकसान तो तुम्हारा भी है, मेरा अकेले का है। मैंने उधर अभी लेकिन भाव मेरे कहने का मतलब उधर ये है में कि जो मैंने जो बात हमारे जैसे लोगों से कमाने का रेशो इतना सा है यूट्यूब के पास, उसके पास बहुत सारे वो चीजें हैं है ना, जितने हम सारे मिला के, रवीश कुमार हम सब मिला के नहीं करते हैं ना, वो टी सीरीज अकेला कर देता है उससे 50-100 गुना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जैसे लोगों का स्पेस तब तक ही है जब तक हम लोग, जैसे ओमकार जी ने कहा कि हम अड़े हुए हैं कि साहब वो मंत्रालय में बुलाया गया, ऑफर दी गई। अभी चुनाव आए थे मध्य प्रदेश में, सबको पैकेज ऑफर की गए थे कि आप इतने वीडियो बना दीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे, सब जगह किया गया था ये और सब एक चीजें। एक बात मैं, लेकिन तब तक केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, सब ये जगह हुआ था। ये बीमारी सभी जगह सभी जगह ये। फिर से लग गई। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ओमकार जी सोच रहे हैं कि मैं स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश कह रहा हूँ भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। थोड़े आंकड़े बता दो कि मैं अभी 17 तारीख को मुंबई से आया हूँ, 15 तारीख की बात है, मुझे के मीडिया मैनेजमेंट करने वाले, डिजिटल मैनेजमेंट करने वाले और उसका मॉनिटरिंग करने महाराष्ट्र वाले, में भी यही हाल है। तो मुझे उन्होंने बताया कई कि जगह पूरी राजस्थान में था। पूरी पॉलिटिकल पार्टियां महाराष्ट्र की है, उनका इलेक्शन के लिए जो बजट है वो 900 से 1000 करोड़ का है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट आंकड़े और डिवाइड करके बता दो, उसमें 600-650 करोड़ सोशल मीडिया के लिए
और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए 300 350 करोड़। वो तो भाव आपने कह दिया, मेन स्ट्रीम तो अब हम ही हैं, मेन स्ट्रीम तो हम अभी हैं। लेकिन मैं मेरे मन में जो बार बार एक ख्याल आता है, इसलिए मैंने उस वक्त इनसे बोला कि हमने इस पर एक वीडियो बनाया कि भैया विश्वासार्हता नहीं मैंने आपको वो वीडियो देखा, आपने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, आपने बहुत बड़ा ओमकार जी के चैनल पे आपने बनाया था। तो मेरे कहने का तो मतलब यही था कि भाई हम सब अभी भी जो सब चीज़ें कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि इससे जो मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो सोचना ही नहीं है हमें, हम बना रहे हैं और मैं एक कंटेंट बना रहे हैं। मेरे पास महाराष्ट्र से भी ऑफर था, मेरे पास उत्तर प्रदेश के लिए भी ऑफर था और टॉप लेवल से था। आई रिफ्यूज़। और आपने जो कहा कि भारत में यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, तो इसमें मुझे लगता है कि एक जो सोशलिस्ट फेसबुक, कोई भी ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, मुझे लगता है कि इसका सबसे मुख्य कारण जो हमारा सोशलिस्ट माइंडसेट है स्वतंत्रता के बाद में, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए कारण है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप देखिए 2019 के 20 के इलेक्शन में यूएस में, उसके बाद इलन मस्क ने ट्विटर को परचेस कर लिया, एक्स नाम कर दिया उसका, और ट्विटर को एक बहुत बड़ा कारण माना जाता था ट्रम्प के हारने के पीछे। उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया था। की बार ट्रम्प को जिताएगा भी ट्विटर। और मैंने द सोशल डिलेमा का भी उल्लेख किया, नेटफ्लिक्स पर जो रिलीज हुई थी, उसमें भी पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। तो भारत में जो एक सोशलिस्ट माइंडसेट है ना, कि यहाँ पर सोच लीजिए कल को अदानी या अंबानी या कोई भी XYZ उद्योगपति यूट्यूब परचेस कर लेता है, या कर नहीं सकते, ऐसी बात नहीं, कर सकते हैं। यहाँ पर भारत में कितना आउटरीच हो जाएगा आप जरा सोचिए। क्योंकि हम उस माइंडसेट के नहीं कि हम अपने उद्योगपतियों को सेलिब्रेट करें या हम अपने कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट करें। अमेरिका में वो किया जाता है, उन्हें खुली छूट दी है। मैं और उनकी प्रतीक को एक सबूत देता हूँ, प्रतीक को एक सबूत देता हूँ। आपको याद होगा तो मेरा ख्याल है 2021 या 20 नहीं, लॉकडाउन शुरू हो गया तो सॉरी 2019 या 20 की बात है। अचानक मेरा ख्याल है फरवरी में मोदी ने एक ट्वीट किया था कि बस अब सोशल मीडिया से निकलना चाहिए, याद होगा। अरे एक मैसेज किया था, तो मेरा हमेशा उल्टा तरीका होता है सोचने ट्विटर पर का। ही किया था। हाँ, तो मैंने सोचा कि इसने तो ट्विटर इंडिया में पॉपुलर किया, ये निकलेगा तो करेगा क्या। तो मैंने सोचा मोदी तो इतना बुद्धू है नहीं, ये चालाक है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये ट्विटर को ध्वस्त करेगा या परचेस करेगा। अब इलन मस्क ने परचेस की। वही तो। और आप देख लीजिए हॉलीवुड में भी वो वहाँ तो के आप मानते हो कि इलन मस्क ने किया है? सोच लो। नहीं, बिल्कुल, वो पूरी वैश्विक स्तर पर आप देख लीजिए, आप पिछले 10 वर्षों में अलग अलग देशों में आप जितनी भी नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की सरकारें अधिकतर देशों में आई हुई आप देखेंगे। इवन रवीश कुमार ने इस पर एक अपने वीडियो में इस पर अपना बड़ा पीड़ा भी व्यक्त की थी, यार विश्व भर में जितनी भी ये फांसीवादी ताकत है वो बड़ी ऊपर आ रही है। इस प्रकार से उसने अपने अब दुख भी व्यक्त किया था। और कब किया था? जब व्लादिमीर पुतिन ने एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि लिबरलिज्म पर आपके व्यूज़ क्या है, तो पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई लिबरलिज्म स्वयं घाती है, मतलब वो खुद को ही खा जाने वाला है। और उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें, जो LGBTQ एजेंडा है, जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, इतना खुलकर उन्होंने आलोचना की थी वहाँ पर। और उसके बाद ही रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया था उस बात पर कि देखो विश्व भर में फांसीवादी ताकतें कैसे बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बदलाव तो हो रहे हैं, पर भारत में आज भी मैं अगर कहूँ एक सोशलिस्ट माइंडसेट जो है ना, हम हमारे ही उद्योगपतियों को कभी सेलिब्रेट नहीं करते। अमेरिका में आप देख लीजिए मार्क जकरबर्ग को सेलिब्रेट करने वाली वो फिल्म आ चुकी है, द सोशल, क्या उस फिल्म का नाम भी मुझे, फिल्म आई है। बहुत सारे वो अपने कैपिटलिज्म को खुलकर सेलिब्रेट करते हैं। भारत में आपको 99% फिल्में सोशलिस्ट माइंडसेट की मिलेंगी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो परेशान हो गया किसी मिल का मालिक से, किसी खदान के मालिक से, और वो क्रांति ला रहा है, अराजकता ला रहा है, फलाने उद्योगपति ने कहीं पर रोड ला दिया तो वो पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, तो ये पर्यावरणवादी खड़े हो जाते, तो उनको ये सेलिब्रेट करते हैं फिल्मों में। तो हमारा जो सोशलिस्ट माइंडसेट है ना, यही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारत में हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हो या सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी हो, हम वो जगह नहीं बना पाए हैं। नहीं, प्रतीक इसमें थोड़ा सा माइक अपने पास रखिए। अभी लोग ये कह रहे हैं कि अंबानी जो है जियो सिनेमा को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है कि यूट्यूब को कम्पीट करेगा। क्या मानना है आपका इस बारे में? मैंने इस पर पूरा एक अलग से वीडियो बनाया था कि भारत के जो उद्योगपति है वो नैरेटिव
बनाने में ध्यान ही नहीं देते। आप अमेरिका में देख लीजिए, जॉर्ज सोरोस हो या इलन मस्क हो, भले ही दोनों विरुद्ध विचारधारा के हैं, पर वो कम से कम अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। वो अपने देश के विरोध में नहीं है, भले दोनों विरुद्ध विचारधारा के हो। इलन मस्क रिपब्लिकन होगा, वो डेमोक्रेट होगा, पर वो कम से कम अपने देश के लिए सही सोच रहे हैं। और नैरेटिव के माध्यम से आप देखिए, इलन मस्क ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, उसने खुलकर ट्वीट किया हुआ है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। उसने कहा है कि हॉलीवुड में किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को अगर उसकी रिपब्लिकन होने के कारण उसको काम नहीं दिया जा रहा, उसका केस मैं लड़ूंगा। एक एक्ट्रेस का केस वो खुद लड़ रहा है, उसने अटर्नी को, एक वकील को भेजा उसके घर में। मैंने उस पर पूरा अलग से एक वीडियो बनाया था। तो वहाँ के उद्योगपति इतने सजग हैं नैरेटिव को लेकर के। भारत में जो डरते नहीं है वो। भारत में उद्योगपतियों को नैरेटिव को कोई लेना देना ही नहीं है। जियो सिनेमा पर कुछ समय पहले तक वो क्या चक्रव्यूह नाम की फिल्म थी, अभी शायद उन्होंने हटा दिया, मैंने कुछ समय पहले देखा था। उसमें तो वो उद्योगपतियों के कारखानों को बम से उड़ा रहे हैं, नक्सलियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी फिल्में तो इनके प्लेटफॉर्म पर आती है, और भी बहुत सारी फिल्में जियो सिनेमा पर मिल जाएंगी आपको, जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट माइंडसेट की है। तो इनको पता ही नहीं है नैरेटिव क्या चीज़ है और कैसे बनाना है। तो कहाँ से हम वो जियो सिनेमा भी बना लेंगे, तो वहाँ पर भी तो यही वामपंथी फिल्म मेकर्स की फिल्में रिलीज होंगी ना। नहीं, उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को लिया था, उनके यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट है वो भी दिखाने शुरू किए थे, तो मुझे लगा था कि थोड़ा एक स्टेप उन्होंने बढ़ाया है इस तरफ। नहीं, लेकिन जियो सिनेमा एक तो compete भी नहीं कर पाएगा। अभी जो स्पोर्ट्स वगैरह हाँ, में, स्पोर्ट्स उस वगैरह तरह के की लिए लोग आकाश- बस डाउनलोड आकाश चोपड़ा वगैरह इस और टाइप की फिल्में अगर देखेंगे तो उतनी मेन स्ट्रीम फिल्में वहाँ पर रिलीज भी नहीं होती, छोटी मोटी जो कहीं पर थिएटर में नहीं लग पाती, तो ऐसी फिल्में वो रिलीज कर रहे हैं। पर ऐसा जो मेन स्ट्रीम कंटेंट आना चाहिए, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, वैसा कंटेंट तो नहीं है अभी वहाँ। तो अभी लास्ट राउंड, बस एक एक मिनट में सबके फाइनल क्लोजिंग थॉट्स। भाऊ, आपको क्या लगता है? क्लोजिंग ये है, तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा, एक यूट्यूब चैनल जो मेरे लिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उन्हें अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया का सबसे अच्छा परिणाम अगर कोई है तो आर राजेश ट्रक ड्राइवर नाम का एक ट्रक ड्राइवर है। देखा है। मुझे वो बहुत पसंद है। एक बार अचानक मैंने वो देखा तो मैं देखता रह गया, इसको इतने व्यू क्यों है, मेरी समझ में नहीं आया। और जब ऐसी बात होती है तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने 12 वीडियो उसके एक के पीछे एक देखे, और इसमें क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। 12 वीडियो के बाद मैंने रुका, रात को सोते समय नींद नहीं आ रही तो सोच रहा था, तब मेरे अचानक मुझे समझ में आया कि ये एक भी निगेटिव बात नहीं कहता। तो इसको व्यूज़ इसलिए कि वो पॉजिटिविटी लाता है। तो अगर ये पॉजिटिविटी हम लाते हैं ना, तो सोशल मीडिया कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन चलता रहेगा, क्योंकि ये झगड़ा बहुत पुराना, हज़ारों साल का है। अच्छा और बुरा, इसका झगड़ा चलता रहेगा। बाल काटते रहेंगे, नाखून काटते रहेंगे, उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। ओमकार जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए, मेरा तो जो पत्रकारिता का अपना जीवन रहा है और अनुभव रहा है, शॉर्टकट्स जो अपनाते हैं वो या चापलूसी करते हैं या दूसरे तौर तरीके अपनाते हैं, हो सकता है उनको जल्दी कामयाबी मिल जाए, लेकिन वो अस्थायी कामयाबी होती नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, कई बार बहुत सारे चैनलों को मैं देखता हूँ, उनके थंबनेल देखता हूँ, दूसरी चीज़ें देखता हूँ। बड़ा सनसनीखेज सा एक ऐसा थंबनेल बना देंगे, और जब आप उनका पूरा कंटेंट सुनेंगे, अंदर जाएंगे, तो पता लगा कि जो थंबनेल पे है वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपोज होती हैं, और हाँ, और ये आपको कहीं ले नहीं जा सकती हैं। मुझे लगता है कि जो भी इन माध्यमों में आ रहे हैं, उनका जो मूल ध्येय है, जो हेतु है, वो होना चाहिए राष्ट्र हित, समाज हित। अगर आप कुछ दे सकते हैं और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मोनेटाइजेशन, कमाई, ख्याति, ये सब चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी समय के साथ साथ। पर हाँ, ये कठिन रास्ता है, ये कांटों भरा रास्ता है, पथरीला रास्ता है, थोड़े बहुत गड्ढे मिलेंगे, कभी ऊपर नीचे होगा। उससे अविचलित हुए बिना आपको आगे बढ़ना है। मतलब शॉर्टकट्स के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। तो इसकी साख बनी रहेगी सोशल मीडिया की, आपके पास लोग आते रहेंगे।
आपकी अपने आप ब्रांडिंग हो जाएगी। प्रतीक जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत एक सामान्य जनता को इसने दी है, और जो हम मेजॉरिटी, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि साइलेंट मेजॉरिटी बहुत प्रसिद्ध शब्द है, उनको एक आवाज़ सोशल मीडिया ने दी है। और इस ताकत को कम करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे हाल ही के समय में भी, ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स हैं उनको ये इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स डाले जा रहे हैं, उन पे ऊपर फिल्में बनाई जा रही है कि इन्फ्लुएंसर्स के जीवन पर उनकी इमेज को इतना खराब तरीके से प्रेजेंट किया था ना कि बिल्कुल छपरी वगैरह, और ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे चैनल्स पर व्यूज़ भी आते हैं, परंतु उस ताकत को कम करने के लिए उनका मजाक भी बनाया जा रहा है एक पूरा सिस्टमेटिक वे में। आप देख लीजिए बड़े बड़े जितने भी रियलिटी शोज़ वगैरह है, उन पर भी ऐसे लोगों को ही सोशल मीडिया से बुलाया जाएगा जिनको देख करके लोगों का मन ही उठ जाता है, यार ये तो कचरा है सोशल मीडिया। बिग बॉस में भी आने बिग लगा। बॉस वगैरह, तो ऐसे लोगों को सामने वो प्रस्तुत करते हैं जिससे सोशल मीडिया का एक मजाक बनकर रह जाए, यार यहाँ पर तो सब ऐसे ही लोग होते हैं। तो उससे एक तो हमें प्रभावित नहीं होना है, और दूसरा हमारी ये जो ताकत है उसको बना करके रखना है, और सेंसिबली अपनी बातों को सामने रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारी आवाज़ में बहुत ताकत है। लोकतंत्र में लोग जो सोचते हैं, बोलते हैं, उसका बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। हर्ष जी, आपके फाइनल कमेंट। भाई मैंने तो पहले ही बताया कि मैं तो वरीड हूँ इस बात को लेकर कि यूट्यूब का विकल्प क्यों नहीं आया। और अभी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम कर लें, अभी जब ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट सबके पास गया था ना, तो दहशत सब में फैल गई थी। उसके नियम कायदे अगर आपने देखे हों, जिसका पता नहीं वो फेक है असली है क्या था, उसके जो ड्राफ्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि भाई आपको वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लोगों की अप्रूवमेंट लेनी होगी, कंटेंट क्या है वो पहले बताना पड़ेगा, ये सब चीज़ें थी। लेकिन प्रयास तो सब लोग कर ही रहे हैं, जैसे सभी सीनियर लोगों ने कहा कि पॉजिटिव हैं, हम भी पॉजिटिव हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। और जैसे कि प्रतीक अभी कह रहे थे ना कि वो कॉमेडियन वगैरह हैं, क्या होता है कि वो सोशल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अपने जॉनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो उनको देखने वाला है वो उसी को देखेगा, जो हमें सुनने वाला है, भाऊ को सुनने वाला है, ओमकार जी को, संजय जी को सुनने वाला है, वो हमें ही सुनेगा। तो एक अलग अलग है, जैसे कि मैगजीन आती थी, कोई फिल्मी मैगजीन है, कोई महिलाओं की मैगजीन है, और चलता है सब कुछ। अखबारों में थोड़ा सा मिक्सअप होता था, मुझे लगता है कि चलता रहेगा, ओमकार जी ने जैसे कहा, लेकिन संघर्ष होगा आने वाले समय, टफ होगा, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करने की या वो करने की कोशिश की जा रही है ना, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी पिछले 2-3 चुनावों में खूब देखने को मिला, सब जगह हर पार्टी ने किया है। तो देखते हैं क्या होता है। आप जैसे लोग तो लगे हुए हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं। जरा थोड़ा सा जोड़ दो। पहली बात तो मैं खुश इसलिए हो कि आपको परफेक्टली याद होगा, तो स्टार न्यूज़ चैनल पहला शुरू हो गया जानते हो, तो स्टार न्यूज़ शुरू करने वाला इंसान था प्रणय रॉय, अब वो भी यूट्यूब पर आ गया। तो ये मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी बात है, विकल्प आ जाएगा, आप चिंता मत करो, विकल्प आ जाएगा। और दूसरी बात है कि हम इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, मैं मानता हूँ कि हम ओपिनियन मेकर हैं, तो हम मरेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी बदलेगी, यूट्यूब बदलेगा, भाऊ तोरसेकर या ओमकार चौधरी या हर्ष कुमार नहीं बदलेंगे, वो तो रहेंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम ऑलरेडी टाइम लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। किसी को अगर कुछ प्रश्न हो तो वो स्पीकर्स को डायरेक्टली बाहर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।